नमस्कार दोस्तों। कल यानी कि वीरवार 18 सितंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी 3.0 की सरकार ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ये बात सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है और अच्छी इसलिए है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर एक देश में केवल एक सिंगल चुनाव होगा, वो भी 5 साल में एक बार, तो इससे चुनावों के अंदर होने वाला जो खर्चा है, जी हाँ, चुनावी खर्चा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों तक पहुँच जाता है। तो ये खर्चा कहीं ना कहीं बच जाएगा और इस पैसे से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से क्या पता, जी हाँ, शायद हमारे भारत की जनता का विकास हो सके। लेकिन इसमें एक नकारात्मक बात दोस्तों ये छुपी है, एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो बेरोजगार युवा है कहीं ना कहीं उनसे एक रोजगार का दोस्तों जो जरिया है वो छीन लिया जाएगा। आई थिंक सो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चुनाव प्रचार में गरीबों के बच्चे का झुंड आपको दिखाई देता है। जी हाँ, जो 500 या फिर 600 रुपये, कई कई गाँव में तो 200 से 300 रुपये पर डे की दिहाड़ी पर ये युवा मिल जाते हैं, मजदूर मिल जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, नेता के नारे लगाने के लिए। आपने देखा होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं। लेकिन भारत में गरीबी का स्तर इस तरह से है कि गरीब का बच्चा केवल काम कहाँ पे आता है, नारे लगाने के लिए, किसी नेता का झंडा बुलंद करने के लिए या फिर कहीं पर, जी हाँ, पथराव करने के लिए। ये रोजगार भले ही शायद छीन जाए अगर ऐसा होगा तो। कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। ऐसा रोजगार अगर मिल भी रहा है ना, तो ये रोजगार अगर ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार कि हमारा दर्द तुम क्या समझो। मैं मानता हूँ कि वो पक्ष भी अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। नेताओं के बच्चे कहाँ काम आते हैं? नेताओं के बच्चे आते हैं, खुद को बिजी रखते हैं ये लोग कहाँ पर? क्रिकेट जगत के अंदर। जी हाँ, अमित शाह के पुत्र क्या थे? पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, फिर कहाँ बन गए? फिर बन गए वो आईसीसी के अध्यक्ष। सुषमा स्वराज की बेटी क्या कर रही हैं इस समय? नेतागिरी कर रही हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अरुण जेटली के पुत्र इस समय किस में है? वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, बांसुरी यादव। ये देखिए तस्वीर। तो ऐसे दोस्तों तमाम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। नेताओं के बच्चे, जी हाँ, कभी भी आपको नेतागिरी में पार्टिसिपेट होते हुए नहीं दिखाई देंगे, इस तरह से नारे लगाते हुए नहीं दिखाई देंगे। मगर आज की राजनीति की तस्वीर कुछ और ही चेंज हो चुकी है। मगर आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूँ कि एक ऐसे देश में जहाँ पर चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है, क्या वो चुनाव आयोग फेयर इलेक्शन करवा पाएगा? अब नतमस्तक क्यों है, इस वर्ड को हमने क्यों यूज़ किया? आपको पता होगा दोस्तों, हरियाणा में अभी चुनाव होने वाले हैं, जबकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जो तारीख थी वो थी आपकी 1 अक्टूबर। बीजेपी की सिफारिश पर चंद घंटों में चुनाव आयोग ने इस तारीख को चेंज कर दिया, 5 अक्टूबर कर दी। और यहाँ पे हम कई बार ऐसे देखते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए थे उसमें बीजेपी के नेताओं के द्वारा, जी हाँ, कुछ ऐसे कथनों का प्रयोग किया गया था अपने चुनाव प्रचार में, अपनी रैली के अंदर, जिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, अगर क्राइटेरिया आप पढ़ोगे ना चुनाव आयोग का तो आप तंग हो जाओगे, ये वास्तव में यार इतना क्राइटेरिया कैसे हो सकता है। लेकिन आज का नेता खुलेआम सबको धमकी दे रहा है। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले बीजेपी के एक नेता थे, उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि राहुल गांधी बाज आ जा वरना तेरा हाल तेरी दादी के समान होगा। अभी कुछ समय पहले एक नेता ने और टीका टिप्पणी करी थी कि जो राहुल गांधी की जीप काट के ला के देगा उनको, ठीक है, वो उस व्यक्ति को 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो ये है वर्तमान समय में राजनीति का स्तर। क्या ये बात चुनाव आयोग तक अब तक नहीं पहुंची होगी? क्या इस प्रकार के नेताओं को हमेशा के लिए भारत की सरजमी से ब्लैक लिस्ट नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वास्तविक रूप से चुनाव आयोग भी हमारी केंद्र सरकार का पपेट बन चुका है? और ये है हमारे मोदी सरकार का अमृतकाल। जी हाँ, जहाँ पर उनके जन्मदिन पर ही हमारे भारत के युवा हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों ये इस साल नहीं हुआ है, ये हर साल होता है। जी हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ पर हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जी हाँ, 3 बार लगातार यहाँ पर सरकार बन चुकी है हरियाणा में, लेकिन यहाँ पर जब सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकलती है तो 40,000 से अधिक युवा जो पीजी कर चुके हैं, ठीक है, वो फॉर्म भर रहे हैं। सैलरी कितनी है मात्र यहाँ पर? 15,000 रुपये। मतलब कि जो आपकी मनरेगा में, जो मनरेगा के अंतर्गत, जी हाँ, मनरेगा के अंतर्गत जो पर डे सैलरी होती है मजदूर की, अनपढ़ इंसान की,
उससे भी कम सैलरी मिल रही है इन युवाओं को। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वर्तमान की सरकार के ऊपर। जी हाँ, कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें जो लगी थी इस सरकार से वो कहीं ना कहीं नस्ते नाबूद हो रही हैं, मतलब कि नष्ट हो रही हैं। क्या सच में वन नेशन वन इलेक्शन मील का पत्थर साबित हो पाएगा, जहां पर चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है? क्या भारत देश में एक देश एक चुनाव पर सबका विश्वास बन पाएगा? बयानों के जरिए, एक्शन के जरिए, जी हाँ, क्या एक देश एक चुनाव पर विश्वास कर पाएगी? सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों यहाँ पर ये है कि आखिरकार हर राज्यों में विधानसभा जो है ख़त्म होने की अलग अलग सीमा है। जी हाँ, किसी जगह लास्ट ईयर चुनाव हुए थे तो उनके आने वाले समय के बाद हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कैबिनेट ये कह रही है, केंद्र सरकार ये कह रही है कि जिसकी जो भी विधानसभा है सबको भंग कर देंगे, एक ही रेट पर एक नई सरकार बनाएंगे। और इसके लिए कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनों की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी और वो चीज़ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ईवीएम मशीन को डिज़ाइन करना बहुत पॉसिबल है, बट सारा खेल पैसों का है। जी हाँ, जो चुनाव में पैसा खर्च हो रहा है वो ईवीएम मशीन को बनाने में तैयार हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्यारा इनिशिएटिव तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बिल्कुल तरीके से इसमें अगर कोई पार्शियलिटी नहीं होगी तो ये हमारे भारत का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। दोस्तों, विपक्ष ने, मतलब कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुरजोर विरोध किया इस बात को लेकर के। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि ये संभव नहीं है और ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने की साजिश हो रही है। अगर देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल भी नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के दौर में जब कोई बात इनको नहीं समझ में आ रही है तो इस तरह के मुद्दे को ये लोग भारत के अंदर लेकर आ रहे हैं। इसलिए पूरे देश के लोग, कोई मानने वाला इस बात को लेकर के नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, मतलब कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। अब दोस्तों, इस बात से आप कितना सहमत हैं, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। अब हम जानते हैं कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, और आखिरकार इसका ओरिजिन क्या हुआ था, और आने वाले समय में अगर ये इम्प्लीमेंट होता है भारत की सरजमी के ऊपर तो इसका क्या खामियाजा भुगतना होगा हम सभी को, हम आम जनता को। जैसा कि अभी हमने जाना कि एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है, और इसी के साथ ही ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये नई व्यवस्था क्या है और इससे किस तरह के बदलाव आएंगे भारत की सरजमी पर, और इसके पीछे का आखिरकार मुख्य उद्देश्य क्या है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं डीप डाइव वन नेशन वन इलेक्शन पर। सो गाइस, जैसा कि नाम में निहित है कि एक देश का एक चुनाव होगा। जी हाँ, एक देश एक चुनाव के तहत हमारे पूरे भारत देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ जो नगर निकायों के जो चुनाव होते हैं वो सब एक साथ होंगे, एक ही डेट पर होंगे। ये है इसका मेन उद्देश्य। इससे पहले भी दोस्तों इस तरह के चुनाव हो चुके हैं। आपको याद होगा, जिसने पॉलिटी थोड़ा सा डीप डाइव करी होगी उनको अच्छे से मालूम होगा कि 1952, 1957, 1962 एंड 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। और कांग्रेस, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस सत्ता में रही थी उस समय, और इसके बाद चुनाव अलग अलग होने लगे। चुनाव क्यों जरूरी है ये बात हमको बखूबी पता होगा। अपनी सरकार चुनने के लिए, पूरे भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संविधान के हिसाब से, जी हाँ, रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, और सरकार बनती है चुनाव के द्वारा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। चुनाव जितना ही छोटा शब्द है उससे कई गुना दोस्तों ये शब्द काफ़ी खर्चीला है। पिछले आम चुनावों की तरफ अगर हम दृष्टि डालें, इसके खर्चों की तरफ अगर हम दृष्टि डालें तो हम ये पाएंगे कि 2004 में ये खर्चा, जी हाँ, 10,000 करोड़ रुपए था। क्योंकि चुनावों का खर्चा लाखों में नहीं, रुपए में नहीं, बल्कि करोड़ों अरबों खरबों तक कुछ टाइम बाद पहुंचने वाला है अगर ये प्रक्रिया ना रोकी गई तो। उसके 5 साल बाद 2009 में चुनाव का खर्चा आया 20,000 करोड़। फिर उसके 5 वर्ष बाद 2014 में ये खर्चा हुआ 30,000 करोड़ रुपए। उसके 5 वर्ष बाद 2019 में आपको याद हुआ होगा कि चुनाव थे, तो उस समय खर्चा आया 55,000 करोड़। और वर्तमान समय में 2024 में 1 लाख करोड़ रुपए तक का ये खर्चा पहुंच चुका है। और अभी दोस्तों रैलियां चल रही हैं, चुनाव का भी दौर चल रहा है, ये खर्चा अभी बढ़ेगा। दोस्तों, ये खर्चा वो खर्चा है जो आखिरकार दर्ज हो चुका है, जी हाँ, आंकड़ों में, रिकॉर्ड के अंदर। कुछ खर्चे ऐसे हाइड भी होते हैं जो नेता अपने पर्सनल वे से करते हैं। जी हाँ, जैसे आपने सुना होगा कि चुनाव प्रचार के समय साड़ियाँ बांटी गई,
चुनाव प्रचार के समय पेटियां पकड़ी गई शराब की, ये हुआ वो हुआ। इसका रिकॉर्ड कभी भी कोई भी नेता मेंटेन नहीं करता, चुनाव आयोग मेंटेन नहीं करता इस चीज़ को। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस बात का ओरिजिन कब हुआ था, मतलब कि कब बनी थी इसको लेकर के समिति कि पूरे भारत के अंदर एक ही इलेक्शन होना चाहिए। सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में सितंबर 2023 मतलब कि लास्ट ईयर में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। एक समिति बनाई थी जिसमें 6 लोग थे और जिसको इस रिपोर्ट को तैयार करना था, इस विषय पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। और इसमें बहुत सारे जानी मानी पर्सनैलिटी, जी हाँ, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं वो भी इस समिति में इंक्लूड थे। उसके बाद ये कमेटी बनाई गई और इसमें टोटल जो बैठकें हुई हैं वो हुई हैं 65 मीटिंग। और समिति ने 10 मार्च 2024 तक दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर हॉस्टल में कुल 65 मीटिंगें करी। और ये रिपोर्ट अभी चंद दिनों पहले ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष पेश की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब इसमें बहुत ही जल्द मोहर लगाने वाली हैं और इसको मंजूरी देने वाली हैं। और कहीं ना कहीं जो भी समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, जी हाँ, उस रिपोर्ट में अपनी पूरी मेहनत लगा देती है, अपना पूरा जो एक्सपीरियंस होता है अब तक का उनके द्वारा अर्जित किया गया वो पूरा एक्सपीरियंस इसमें झोंक देते हैं। वो अलग बात है कि कभी कभी इसमें भी एक बहुत बड़े क्वेश्चंस मार्क तैयार हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा ताशकंद फाइल, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु हुई थी उसके जांच को लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी। जी हाँ, उस कमेटी में हर इंसान अपने अपने एंगल से, जी हाँ, अपने अपने परसेप्शंस को सेट कर रहा था। जी हाँ, उस रिपोर्ट में दर्ज करवाने के लिए सबका एंगल काफ़ी अलग अलग था। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी होगी तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ हुई थी, ठीक है, जो उसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ है आपके अंदर भी, उस मूवी को आप लोग पक्का देखिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इससे हम सभी को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जी हाँ, इस नई व्यवस्था से कि मतदाताओं को अलग अलग चुनावों में वोट डालने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और वोट प्रतिशत में भी बड़ी तेज़ी इसमें हमको दिखेगी। क्योंकि काफ़ी लोग इसलिए वोट नहीं देते, अबे यार कभी ये चुनाव दो, कभी लोकसभा का चुनाव का वोट डालो, कभी विधानसभा का चुनाव का वोट डालो, मुझसे नहीं हो पाएगा। कई लोग तो इसलिए नहीं जाते वोट देने के लिए, हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, सरकार को तो वही करना है जो उनकी मंशा होगी, नीयत साफ़ होगी तो जो नेता आएगा वो काम करेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम सबका ये अधिकार है कि हम लोग वोट डालें और हमारी जिम्मेदारी भी है। भले ही आप लोग नोटा प्रेस करके आओ, जी हाँ, लेकिन कुछ तो करके आओ। अब दोस्तों, एक देश एक चुनाव पर काम कर रही समिति के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में, स्वीडन में, बेल्जियम में, जर्मनी में, इंडोनेशिया के अंदर भी और फिलीपींस में इस तरह की व्यवस्था है। जी हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने केवल यही आने वाली है कि संविधान में संशोधन के साथ इसके लिए राज्यों की विधानसभाओं से अनुमति लेनी होगी। अब संदेह ये है कि राष्ट्रीय मुद्दे के बीच क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये राष्ट्रीय मुद्दे के अंतर्गत, जी हाँ, जो लोकल क्षेत्र के मुद्दे हैं वो दबना लाजमी है। और कोई राज्य आखिरकार इस बात को क्यों मानेगा, जहाँ पर बीजेपी नहीं है वो आखिरकार राज्य इनके सामने क्यों झुकेगा। कहीं ना कहीं नेता के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पड़ चुकी है, जी हाँ, एक बहुत बड़ी दीवार खींच चुकी है कि हम उसकी बात को गलत सिद्ध करेंगे और ये पार्टी इसकी बात को गलत सिद्ध करेगी। आओ खेले दोषारोपण। ये एक फेस्टिवल चलता है, आपने देखा होगा चुनाव रैली के समय। जी हाँ, अपने मुद्दे कम होंगे कि हम क्या करने वाले हैं, इस बात को लेकर के गिनती कम होगी, लेकिन उससे अधिक गिनती होगी कि आखिरकार उस पार्टी ने क्या किया था वादा, क्या पूरा नहीं करा, या फिर उसने केवल ये काम करा तो अपने फ़ायदे के लिए करा, या फिर जाति की दीवार हमारी आम जनता के सामने खड़ी कर देंगे, या फिर पिछली सरकार के द्वारा होने वाली महंगाई की दीवार हमारे सामने खड़ी कर देंगे। बट दोस्तों, यहाँ पे हमने सुननी सबकी है, बट करने अपने मन की है, अपने दिमाग के आधार पे करनी है कि हमको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। बट अब आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा कि आखिरकार ये जो एक्शन लिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा, ये कदम कितना सही है और कितना गलत, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। धन्यवाद।